अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? वेलकम टू मॉर्निंग एट होम ओनली ऑन पीटीवी होम। और मुझे देखिए आपको क्या याद आया? शेफ वर्दा, आपको क्या लग रहा है? क्या व्हाट डू आई लुक लाइक? व्हाट डू आई रिमाइंड यू ऑफ? क्या लग रहा है? ये वेलवेट बाहर का समय, सर्दियाँ कोशिश कर रही हैं थोड़ी सी। सर्दियाँ तो है, सर्दियों की कैसी चीज़ होती है जो कि मैं वो लग रही हूँ। क्या बताएं? शेफ वर्दा हमारे साथ हैं, बड़ी ज़बरदस्त आज आपको रेसिपी बताने वाली है, लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने उनको ज़रा दिमाग की बत्ती उनकी ऑन करूँ। क्या सुबह सुबह क्या लग रही हैं आप आज? नहीं, सर्दियों में रजाइयाँ होती हैं वेलवेट की। अच्छा, वाली ब्लैंकेट, बिल्कुल वेलवेट वाली रजाई। वेलवेट कुछ वाला ऐसा वैसे मुझे देख के कुछ ऐसा इसको ड्रेस का लग रहा है। वेलवेट अब आ गई और हर कोई वेलवेट पहन रहा है। आई लव वेयरिंग वेलवेट। और उसके ऊपर फूल बूटे हो तो फिर वो रजाई वाली फीलिंग भी आती है। तो कैसे आप मुझे बताएं, सर्दियों में हलवा किसको अच्छा लगता है? डाइट की वजह से बहुत कम हलवा खाते हैं, लेकिन हलवा अच्छा बहुत लगता है। हलवे की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज़ गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा इतने सारे रेस्टोरेंट्स में और इतने सारी हलवाइयों के यहाँ मिलता है। हलवा शॉप कहते हैं, स्वीट शॉप। तो उसमें हर एक में डिफरेंट एक टेस्ट होता है कि आप कितना उसको कॉपी करना चाहें, आप कुछ भी करें, लेकिन वो फलां दुकान का जो है, फलां स्वीट्स जो हैं, उनका वो टेस्ट नहीं आता। ऐसी क्या बात है? घरों में भी हर एक से गाजर का हलवे का जो टेस्ट होता है, जायका डिफरेंट ही बनता है। फॉर सम रीज़न आई थिंक वो हाथ का चक्कर होता है कोई। लेकिन हम आज आपको शो में जो है हलवे की जो एक उसकी वेरिएशन है, दैट इज़ द गजरेला। और उसमें क्या डिफरेंस होता है शेफ वर्दा से पूछेंगे। मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम शेफ वर्दा, कैसे? वालेकुम अस्सलाम नादिया। हसीन लग रही हैं आप, डार्क ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन, जो कि मेरा लकी कलर है, और साथ में ये गोल्ड अच्छा। इयररिंग्स। कहाँ से आइडिया आया? बस सर्दियाँ हैं तो डार्क कलर्स अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, और ये मेरा फेवरेट कलर है। और हम मॉल गए वीकेंड पे इत्तेफाक से दोनों, मुझे भी यही शर्ट पसंद आई, शेफ वर्दा को भी सेम शर्ट पसंद आई, इन्होंने खरीद लिया। मैं आज जब देखी, मैंने कहा ये तो शर्ट मैंने लेनी थी। मतलब देखिए, हमारे जहन भी मिल रहे हैं, ऐसी खुशी में बैठ जाऊँ मैं। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। इट्स वेरी वेरी नाइस, इट्स रियली ब्यूटीफुल कलर। और पता है पहनने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और कलर भी इसका बहुत खूबसूरत है। लाइक और विंटर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा, बहुत सटल सा, बहुत डिसेंट सा है। मैं दिखाऊंगी अगर आप प्लीज जरा सामने आए, देख लें प्लीज। और शूज चेक करें ना, पूरी सिंड्रेला के नहीं, ग्लास स्लीपर थे जैसे। नहीं, ये मेटालिक में, लेकिन ग्लास लग रहा है दूर से, चमक ऐसा रहा है जैसे कि ग्लास। और तो ये बहुत ही खूबसूरत, और फैब्रिक भी विंटर्स वाला है, थर्ज एंड मोटिव्स का है ये। अगर आप लोग साथ जब काम करते हैं ना लोग, तो फिर ज़हनियत, टेस्ट, चीज़ें मिलने लगती हैं कि हम दोनों को एक ही शर्ट पसंद आई अलग अलग वक्त में, लेकिन ये जीत गई। तो शेफ वर्दा, फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाजर का हलवा एंड गजरेला? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम बना रहे हैं सर्दियों की सौगात, जिसे आप कहते हैं कि अगर सर्दियों में आप डाइनिंग टेबल पे खाने के बाद अपनी फैमिली के साथ हल्की हल्की सी ठंड में, खुनकी में गाजर का हलवा एंजॉय ना करें या गजरेला एंजॉय ना करें, तो ऐसा लगता है कि सर्दियां जो हैं वो आई ही नहीं है, या सर्दियां कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह गई हैं। जस्ट इमेजिन नादिया, डाइनिंग टेबल पे आप बैठी हुई और गरम गरम गाजर का हलवा या गजरेला आप खा रही हैं। हाउ डू यू फील? मैं तो फ्रीज भी कर लेती हूँ, मैं रोज़ फील करना चाहती हूँ उसको, थोड़ा थोड़ा लेके, और उसमें नट्स हों ढेरम ढेर, उसके साथ ऊपर अगर क्रीम डालने, अगर वजन आपका अंडरवेट है तो, या वैसे अपने आप को कोई ट्रीट दे रहे हैं तो मेरे मुंह में तो पाया, क्या करी नादिया। अच्छा, गाजर का हलवा मेरी कमज़ोरी है, मैं मीठा नहीं खाती वैसे, लेकिन गाजर का हलवा कह सकते हैं कि मेरी वीकनेस है, मैं गाजर का हलवा नहीं छोड़ती। अच्छा, एक मैं मीठा बनाती हूँ, मुझे एक ही मीठा, 2-3 मीठे बड़े अच्छे आते हैं। मेरे अब्बा को क्योंकि मीठा बहुत पसंद है, तो उनकी वजह से मैंने काफ़ी सीखा। मुझे अच्छा लगता था उनके लिए ना वेरिएशन बनाना। मैं बेस्ट जो मीठा बना सकती हूँ, मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं बना सकता। अच्छा, कॉन्फिडेंस चेक करें, खुबानी का मीठा। मतलब मेरी स्पेशलिटी है, बनवाएंगे आपसे। 12 साल हो गए बनाए हुए, लेकिन जब मैंने 12 साल पहले बनाया था, मुझे याद है, मुझे बड़े कॉम्प्लीमेंट मिले थे। नहीं, अब हम दोबारा आपसे बनवाएंगे, उसी शो पे बनवाएंगे नादिया। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा नहीं, लेकिन हम बना रहे हैं गजरेला। गजरेला और गाजर के हलवे में फ़र्क क्या होता है? गजरेला जो है वो दूध में बनता है, और गाजर का हलवा बगैर दूध के बनता है। ऑल्दो कुछ लोग गाजर का हलवा जब घरों में बनाते हैं तो उसमें वो लोग दूध शामिल करते हैं, जिसकी वजह से, अच्छा, इसके 2-3 जो है ना वो टिप्स हैं। ये जो नादिया ने अभी बात कही कि रेस्टोरेंट जैसा या बाहर स्वीट शॉप जैसा जो दुकानें होती हैं, वैसा हमें जो है वो फ्लेवर क्यों नहीं मिलता? इसके 2 रीज़न्स हैं। पहली बात, एक तो वो बनता बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में है, तो उसको बाकायदा बड़ी कढ़ाई में घी के अंदर उसको ना फ्राई किया जाता है।
उसको ज़्यादा घी लिया जाता है और फिर उसके बाद घी को जो है वो अलग निकाल लिया जाता है दूसरी, ताकि उससे जो है ना एक क्रिस्प और जो गाजर का एक अलग अलग कहते हैं ना कि जो आप उसको ग्रेट करते हैं उसके अलग अलग हमें एक पील उसके फील होते हैं। लेकिन अगर आप दूध में गाजर के हलवे को बनाएंगे तो दूध में गाजर का हलवा बनाने से जो है क्या होता है वो बिल्कुल मैश हो जाता है और बिल्कुल आपस में कहते हैं ना कि बिल्कुल मिक्स हो जाता है। उसकी जो खूबसूरती होती है जिसे हम ये कहते हैं एक अलग अलग नज़र आती है। जो कद्दूकश हम करते हैं ना, ये इसकी जो स्लाइसेस हम करते हैं, ग्रेटिंग जो होती है इसकी, वो अलग अलग नज़र आती है अगर आप इसको जस्ट फ्राई करें। दूध में बनाएंगे तो ये बिल्कुल जो है वो आपस में चिपक जाएगा। सेकंड बात, दूसरी बात इसकी ये होती है कि इसमें हम खोया डालने में अक्सर कंजूसी कर देते हैं। खोया जो है वो ऑलमोस्ट बराबर की क्वांटिटी का या थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है। जी, इतना ज़्यादा? इतना डलता है। जैसे अगर मैं 1 किलो गाजर का हलवा बना रही हूँ तो उसमें कम से कम भी 500 ग्राम तो खोया डलेगा ही डलेगा। अच्छा, खोया मिलता भी नहीं है शेफ वर्दा, मैं देखा तो जब आप स्वीट्स के पास जो उनको बड़ा होता है जैसे सोना मांग ले, नहीं है हमारे पास खोया, क्यों नहीं देते? पिंडी में तो नहीं मिलता आराम से, है ना? खोया यहाँ तो खैर काफी शॉप से मिल जाता है। दूसरी बात है घर में भी आप खोया बहुत आसानी से बना सकते हैं। हाँ, मैं आपको दिन सिखाऊंगी घर पे, नहीं आप घर पे खोया कैसे बना सकते हैं। ज़बानी बता दे थोड़ा थोड़ा। अच्छा देखिए, दूध फाड़ के आपको बनाना पड़ता है और उसके अलावा कहते हैं अगर आप पाउडर मिल्क का बना रहे हैं तो पाउडर मिल्क का भी आप जो है वो बना सकते हैं ना, और उसके बाद उसका क्रम्बल करके आप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये 2-3 रीज़न है। गाजर के हलवे में प्लीज़ आप खोया जो है वो दिल खोल के डालें। मैंने आपको रेशो ही बता दिया है। अगर आप 1 किलो गाजर का हलवा बना रहे हैं तो उसमें लाजमी 400 या 500 ग्राम खोया डलेगा, तो जाके वो आपका कलर और टेक्सचर और फ्लेवर आएगा। अच्छा, मीनवाइल गजरेले की तरफ चलते हैं हम। गजरेला के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध जो है वो उबालने के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दूध में जो है वो बॉयल आ चुका है। सही, रेसिपी मैं आपको बताती चलूँ। मेरे पास यहाँ पे आधा किलो गाजर है ग्रेट करी हुई। अच्छा, इसको आप क्या करें, जब भी आप गाजर को ग्रेट करें या ग्रेट कर रहे हो, मेरा मतलब कद्दूकश कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, इस बड़े बर्तन में आपने पानी लेना है और पानी में आपने डाल देना है, क्योंकि गाजर जो है वो बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, जिसकी वजह से कलर में भी फ़र्क आ जाता है। जब तक हम 1 किलो गाजर कद्दूकश करेंगे उसके बाद पकाने जाएंगे तो वो कलर जो है वो उसका ख़राब हो चुका होगा। मैंने जस्ट अभी शो स्टार्ट होने से पहले इसका पानी जो है वो स्ट्रेन आउट किया है, तो मेरे पास ये गाजर का जो कद्दूकश की हुई गाजर है वो इस तरह से है और इसमें एक क्रिस्प भी आ जाता है। ये बहुत सॉगी नहीं होती, बिल्कुल मुरझाई हुई सी नहीं होती है और इसमें क्रिस्पीपन रहता है। तो ये हमारे पास आधा किलो गाजर है। इसके अलावा मेरे पास इलायची पाउडर है 1 टीस्पून। 1 कप मेरे पास है यहाँ पे चीनी का, जो कि अभी दूध में उबाल आ गया है, मैं साथ के साथ इसमें ऐड कर दूँगी। 1 कप चीनी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि चीनी जो है वो पहले ही अच्छी तरीके से दूध के साथ जो है वो मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा, ये आप उसके कुकिंग टाइम कितना है शेफ वर्दा? इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है, लाइक टेक लाइक अराउंड 30 to 40 मिनट, 30 मिनट्स मैक्सिमम। हलवे से जल्दी बन जाता है? हलवे से बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि गजरेला हम बना रहे हैं बहुत क्विकली बन जाता है। अभी आप देखिए मैंने रेशो कम लिया है, आधा किलो, क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन कम होता है टाइम का। आप 1 किलो भी बनाएंगे तो ये आपको आधे घंटे में इजीली बन जाएगा। हलवे में टाइम क्या लगता है, हलवे में इसकी भुनाई बहुत होती है। आप जब घी में गाजर का हलवा घी में ही बनाएं, उसके अलावा उसका जायका नहीं आता। देसी घी में बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। जब आप गाजर का हलवा बनाते हैं, आप देसी घी में गाजर को जब डालते हैं तो आपने उसकी भुनाई इस तरीके से करनी है, उसको फ्राई करना है एक तरीके से आपने, कि उसमें उसका क्रिस्प रहे। जब वो फ्राई हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये इस वक्त हो गई है, उसके बाद फिर जो है आपने उसमें खोया ऐड कर देना है। गाजर के हलवे में सिर्फ मेन जो पॉइंट होता है वो उसकी भुनाई होती है, जो गाजर का पानी खुश करना होता है, दैट्स इट। उसके अलावा उसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहरहाल हम आज गजरेला बना रहे हैं, उसकी बात करते हैं। गजरेला अभी आपको बताएंगे, बस हम लोग ब्रेक पे जल्दी से वापस आ जाएं और ये बताएं कि अभी मज़ीद शो में ये होने वाला है कि डॉक्टर ज़ारा शाह डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और लेटेस्ट मशीन्स जो हैं अपनी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो हमने कहा ज़रा पता करें कि लेटेस्ट क्या ट्रीटमेंट्स आई हैं फॉर स्किन केयर, ग्लो, वाइटनिंग, टाइटनिंग, एंटी एजिंग, इन सारी चीज़ों के लिए, एक्ने के लिए लेटेस्ट मशीन्स क्या ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कर रही हैं। साथ में डॉक्टर मोइज से हम बात करेंगे, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं। मैं फंस जाती हूँ कि जब भी मैं फैमिली रिलेशंस या रिश्तों की बात करती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे शो से हम जो घरेलू मसाइल पैदा होते जा रहे हैं शदीद, हम घरों को, घर में जो लोग रहते हैं उनको जोड़ें, उनके दिलों को पास लाएं। दुनिया बहुत बढ़ गई हैं, तो रिलेशनशिप्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मियाँ बीवी का रिलेशनशिप अच्छा होगा तो सब खुश होते हैं, बड़े भी, बुज़ुर्ग भी, बच्चे भी। तो क्यों आप अपने घर के माहौल को अच्छा ना करें? ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से फजूल की लड़ाइयाँ घरों में होती हैं? मियाँ बीवी के झगड़े की वजूहात क्या होती हैं और उसमें दूसरों का क्या रोल होता है, चाहे वो फ्रेंड्स हों,
फैमिली हो, उनका क्या बुरा रोल होता है कि जिसकी वजह से घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। तो माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं, हम उनसे बात करेंगे डॉक्टर मोइज से। जी, ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं ताकि मीनवाइल मुझे कुकिंग टाइम मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे जो गाजर मैंने ग्रेट करके रखी हुई थी वो डाल दी है दूध में, और कुछ नहीं डाला दूध में, सिर्फ मैं दूध को उबाला है, उसमें चीनी डाली है मैंने, गाजर डाल दी है। अब मेरे पास यहाँ पे हाफ अ कप भीगे हुए और क्रश लाइक उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है चावल है मेरे पास, वो मैं पानी उसका फेंक दूंगी और वो डाल दूंगी। ये देखें, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने चावलों को ग्राइंड कर लिया था भिगो के। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से बारीक पेस्ट बना लिया। हाफ अ कप है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक आप ब्रेक से वापस आएंगे। गाजर और चावल का पाउडर। अच्छा, वैसे जो बाजार में पाउडर आता है वो मिला सकते हैं? नहीं, जो वो पाउडर बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये चावल है और चावल को हमने ग्राइंड कर लिया, तो थोड़ा सा इसमें एक मोटा सा दाना रहेगा, जैसे कि हम खीर में डालते हैं ना, हाँ, उस तरह से तो वैसे बन जाएगा। जी, तो लेते हैं हम ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। बहुत कुछ होने वाला है आज भी मॉर्निंग एट होम में, तो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शो पे मॉर्निंग एट होम पे मेरी प्लेसमेंट चेंज हो गई है, मैं इधर यहाँ आपके सामने आ गई। मैंने यहाँ सोचा कि भई ये जो गेस्ट वाला सोफा है इस पे भी मैं बैठूं, कभी देखूं ना, बड़ा अच्छा एंगल बनता है। यहाँ से मुझे शेफ वर्दा एक्चुअली बगैर गर्दन टेढ़ी किए हुए सामने नजर आ रही है। आप तो बहुत खूबसूरत है, मैंने आज पहली दफा देखा ऐसे सामने से। मैं आपको देख रही हूँ सामने से, आपने मुझे देखा पहले? हाँ, वरना मैं मुझे टेढ़ा होकर देखती थी ना तो मुझे समझ नहीं आता था। तो आज मैं इनको ऐसे देख रही हूँ और गजरेला बन रहा है, गजरेला इन द हाउस, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा है और बहुत सारी लड़कियां जिनको शायद नहीं अच्छी रेसिपी आती हो या उनसे अच्छा नहीं बनता हो, तो आज शेफ वर्दा आपको सिखा देंगी द फेमस गजरेला। गजरेला। अच्छा जी, आप देखिए, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको रेसिपी पूरी बताती हूँ, लेकिन पहले मैं जो है इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इलायची पाउडर मैंने कहा था आपसे 1 टीस्पून हो जाएगा इसमें। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने 3 से 4 जो छोटी इलायची के दाने हैं आपने दूध उबालते हुए वो उसमें डाल दिए और फिर आप वो इलायची के दाने निकाल के फेंक भी सकती हैं, ताकि इससे बहुत तेज़, अगर आप इलायची पाउडर आपके पास घर में अवेलेबल नहीं है तो, वरना आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकती हैं। अच्छा, ये देखिए, इसका गाढ़ापन आप देख सकते हैं, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इसको हम और पकने देंगे मज़ीद, ताकि जो चावल हमने इसमें पिसे हुए डाले हैं वो और गाजर अच्छी तरीके से पिस जाए, आपस में मिक्स हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, रेसिपी मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग दोबारा से नोट कर लीजिए। 1 लीटर दूध में आपने आधा किलो गाजर ग्रेट करके, यानी कि कद्दूकश करके वो डालनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, दूध को उबालना है। दूध में आपने चीनी डाल दी, आपने चीनी हमने 1 कप ली है इसमें। 1 लीटर दूध, 1 कप चीनी और आधा किलो कद्दूकश की हुई गाजर, वो आपने डाली इसमें। जब दूध में उबाल आ जाए आपने गाजर डाल देनी है। उसके बाद आपने आधा कप चावल, जो भी घर में नॉर्मल चावल आपके इस्तेमाल होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें कि आप कोई स्पेशल किस्म का चावल यूज़ करें, जो भी घर में नॉर्मल चावल आपके पास हैं उसको आप भिगो लीजिए। भिगोने के बाद आप उसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद आपने जो है गजरेला में शामिल कर देना है और उसके बाद आपने इसमें इलायची पाउडर डाल के 1 टीस्पून पकने के लिए छोड़ देना है, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए और गाढ़ा ना हो जाए। चावल का रेशो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हम गजरेला को गाढ़ा करने के लिए हम चावल का इस्तेमाल करते हैं। और बस बहुत सिंपल रेसिपी है, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। मुझे राइस का नहीं पता था, बादाम पिसते हैं कि सिर्फ मिल्क और चीनी से बनता है, और मतलब गाजर से। आई नेवर न्यू कि इसमें राइस भी चलती है। नहीं, इसमें राइस चलती है, क्योंकि देखिए राइस से इसमें गाढ़ापन आता है ना, जो आपने देखा होगा, एक थिक गाढ़ापन जो आता है वो चावल से आता है। कुछ लोग कॉर्नफ्लावर भी यूज़ करते हैं, लेकिन उससे मैं प्रेफर नहीं करती कि सही अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन अच्छा, ये देखिए, अब आप देख रहे हैं बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, इसमें इट्स रेडी। इसको मैं 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी और फिर उसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए जी, और आप लाइव कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग एट होम पे और शेयर कर सकते हैं आपकी रेसिपी क्या है, आपकी स्पेशल टिप्स क्या होती है। हर चीज़ की ना एक अपनी एक घरेलू टिप्स होती है, एक सीक्रेट होता है जो आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि सीक्रेट और नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, मुझे तो ये लगता है। हाँ, और ज़बरदस्त गजरेला इन द हाउस टुडे। थोड़ी देर में हम प्रोफेसर मोइस के साथ, डॉक्टर मोइस के साथ बात करेंगे कि घर में सुकून कैसे हो, कैसे बहुत दफ़ा देखा गया है कि घरों में लड़ाई किसी थर्ड पर्सन की वजह से होती है। आपके कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड,
चाहे वो लड़के का हो या लड़की का हो, कोई भी शख्स जिसकी फजूल की इंटरफेरेंस या कोई बात ऐसी जो आपको लग जाए और घर में आके फजूल आप उसकी वजह से एक झगड़ा शुरू कर दें, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। तो अपने माइंड को थोड़ा सा कंडीशन करें, ट्रेन करें कि आप पे दूसरों की बातों का ऐसा असर ना हो, फजूल बातें, और ऐसे लोगों से बचें। ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स, ऐसे टॉक्सिक लोग, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स किसी काम की नहीं होती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर फैमिली इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपका घर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसका एनवायरनमेंट अच्छा रखना, उसका माहौल अच्छा रखना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर हम बात करेंगे। गजला जो है वो तैयार हो चुका है। आप देखिए ये कंसिस्टेंसी रख रही हूँ मैं इसी, कि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा होगा। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बीच में मैंने थोड़े से पिस्ते बादाम भी इसमें ऐड कर दिए हैं और ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने अलग से रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ ज़रूर कर दी है कि आपने कंटिन्यू जैसे ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो आपने कंटिन्यू इसको स्टर करते रहना है, चम्मच चलाते रहना है इसमें, वरना ये नीचे से लग जाएगा, चावल नीचे से लग जाएंगे और गजेला भी आपका लग जाएगा। इसको आपकी जो भी सर्विंग प्लेटर है आप उसमें निकाल लीजिए। मेरे पास 3 स्मॉल बोल्स हैं, मैं उसमें निकालूंगी। और ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत डिलीशियस है, बहुत हेल्दी भी है, कि गाजर ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि बहुत हेल्दी है, प्लस दूध के साथ आप उसको बनाते हैं तो ये बहुत ही एक हेल्दी आपका एक डिज़र्ट बन जाता है। अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस हैं या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आप केयर करना चाहते हैं, इसको मज़ीद हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो चीनी की जगह आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो उसमें आपका शुगर इनटेक भी जो है वो कम हो जाएगा। ये देखिए जी, इसमें कितनी कैलोरीज होंगी आपस की बात है, ऐसे ही क्या ये पर सर्विंग बोल पे डिपेंड करता है कि कितनी उसमें कैलोरीज हैं। जो सर्विंग आप मुझे दे रही हैं उसमें कितनी कैलोरीज आप होंगी तो दोस्त? पूरा तो नहीं लेंगी, आप चम्मच ही चखेंगी, है ना? हाँ हाँ, कम। अच्छा, मीठा भी ना ज़रूर खाएं, कम खाएं, कम। और हर खाने के बाद बिल्कुल आप थोड़ा सा खा सकते हैं। वैसे मेरा टाइम जो है ना मीठे का इज़ अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मुझे अब ज़रूरी होता है, तो मैं सुबह ही जो है ना अपनी कीटो ब्राउनी या कोई बिस्किट, बचपन से मेरा ये नाश्ता रहा है शेफ वर्दा कि मुझे कुछ अच्छा, मीठा आप कब चाहिए। से अब कीटो कर रही हैं अभी भी? कीटो नहीं करती, अच्छा, सिर्फ अच्छा। कीटो का मीठा मैं ले लेती हूँ सिर्फ सुबह के वक्त। कीटो मेरे पे सूट नहीं करती। कीटो ने कान पकड़े अपने, मैं 4 दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ और अब मैंने गेन नहीं किया, उसे लूज़ नहीं किया वेट। मैं कोई केस स्टडी हूँ। अच्छा, कीटो आपको वाले मुझ सूट पर नहीं रिसर्च करती? करें, मेरे पे कीटो काम ही नहीं करती, उल्टा हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ, चले। हाँ। अच्छा, नहीं आप देखिए, अगर डाइट आप कॉन्शियस हैं तो बेसिकली अगर आप खुद से ही अपने घर में थोड़े से कार्ब्स कम कर लें, अपने कम कर लें, मैं ख़त्म करने को नहीं कही, कार्ब्स कम कर लें, मीठा थोड़ा कम कर लें, आप लें, एकदम से इतना ज़्यादा ना खाएं, 1-2 आपने स्पून ले लिए, 3-4 स्पून ले लिए, दैट्स इट। और वो भी आपने आपको खुद बैलेंस करके खाएं तो सही रहता है, तो आपकी डाइट खुद ब खुद जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। हमें अपनी बॉडी का जितना पता होता है उतना किसी और को नहीं पता होता, नादिया। बिल्कुल। और हम नई जो टर्म है जो मतलब ज़्यादा यूज़ की जा रही है कि डाइट कंट्रोल से ज़्यादा आप यूज़ करें द टर्म पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल में आप दिल की अपने पसंद की जो चीज़ चाहें खा सकते हैं, आपको स्पेशल खाने बनाने की ज़रूरत नहीं, बट योर पोर्शन शुड बी सो लिमिटेड, और कि आपको जो है ना उसमें वेट आपका गेन ना हो। जी, अस्सलाम वालेकुम। हुज़ दिस? कौन? चीनी? सॉरी, नौशीन। क्या ये क्या तुमने बोला, चीनी? सॉरी। हाँ जी, नौशीन, मीठा मीठा नाम, कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग। जी, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए नादिया, कैसी हैं? बस मज़े में। रज़ाई तो नहीं लग रही? नहीं, मैं एक बात पहले तो ये कहूँगी कि नादिया आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो गई है। थैंक यू। लॉन के आप इतने प्यारे सूट पहनती हैं, ये सबको पहनने चाहिए, और आप उसको कैरी करती हैं अच्छे से। और पता हमारे है कपड़े आजकल बहुत जो मैं ड्रेसेस पहन रही हूँ बहुत सस्ते सस्ते हैं, वो कोई ऐसे नहीं, आप बहुत बहुत महंगे अच्छी लग डिजाइनर रही हैं। वाले इतनी नहीं। तरह जैसे हम पहनते हैं ना, जैसे हम पहनते हैं, खरीदते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं आपसे। सही ना? बात है, और शुक्र जो है। आपने 26 नवंबर को जो पहना था मेहंदी ग्रीन, बहुत प्यारा लगता है। मेहंदी? और किसकी मेहंदी थी? ग्रीन कहलाएगा वो, मुझे हाँ, नहीं ग्रीन मालूम। कलर मैंने कहा किसी की मेहंदी पे पहना था, मैं तो मेहंदी पे गई नहीं, कोरोना चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए वैसे ही तैयार होती है ना, तो हम सब तैयार होते हैं तो एक अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज आई है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। मतलब तो मॉर्निंग अच्छा टाइम लगता पे है। दुल्हन बन के नहीं आना चाहिए। नहीं, आप अच्छे, आप लॉन के सूट पहन रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत अच्छे। मॉर्निंग शो में नौशीन ऐसे ही होना चाहिए ना, कैजुअल, आपके जी, कपड़े, बिल्कुल बातों पे आप सही फोकस हो, कह रही कपड़ों हैं। पे। मुझे तो खैर आप शुरू से ही पसंद है, क्योंकि मैं तो कब से आपको फॉलो कर रही हूँ। मैं तो अब तो मैं आज से फॉलो करूंगी। बिल्कुल कर सकती हैं आप, मैं और आपका स्टार भी है क्या? हैं? अरे वाह, बिल्कुल। इतना कॉमन हो, मुझे पता ही नहीं था नौशीन है। जी। अच्छा नौशीन, तुम्हें मजे की बात बताती हूँ ना, मैं भी खैर फिर तुम कोई सवाल है तुम्हारा या तुम्हें मैं वाकया सुनाऊं? बिल्कुल, मेरा यही सवाल है इनसे, शेफ से, कि ये जो हम देखिए, जो हम कहते हैं ना ये पोषण कंट्रोल, आप यकीन करें नादिया, मैं शुरू से
जो ना मुझे डाइटिंग में तो प्लीज आप यकीन, जिस दिन मैंने अपने जहन से डाइटिंग निकाल दी ना, मेरा खुद वजन गिर गया। ये कैसी मैंने बात प्रेशर लेना छोड़ दिया। मैंने कहा दबाओ, जो नहीं होता कम। दबाओ। आई लव इट। मैंने ये नहीं कि सब चीज खाई, ये नहीं कि मैं सब चीज खाती हूँ। मेरा भी वजन का इशू, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, इसे बिस्किट कम कर दिए, ये केक नहीं खाना, सी से सारी चीजें खत्म। सी फॉर चिप्स, सी फॉर कुकी। आप ये रसूल बना लें। सी से क्या आता है? क्या होता है? केक। सी से चिप्स, चिप्स, चॉकलेट, आई लव चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, वेजीज। कम कर देना अपनी जिंदगी में। जब मेहमान या कहीं गए तो पी कोल्ड ड्रिंक कोई लाके रखता है, अच्छा नहीं लगता, भी हम तो डाइटिंग करेंगे, अच्छा नहीं। मैं कहती हूँ आप उठा लिया करें, आप पिया ना करें। थैंक यू सो नहीं, मैं मच। पी लेती हूँ, अपने लिए मार्जिन रखती हूँ ना, कि कभी नहीं पीती, कहीं बाहर गए तो पी। हाँ, मार्जिन, मैं ऐसी कोई बहुत फ्रीक नहीं हूँ। ये देखिए ना, अभी जो मुझे लग रहा है ना, मैं किसी के घर आई हूँ ना भाभी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। हाँ जी, बिल्कुल। अब आप भी प्लीज हेल्प योरसेल्फ। ये नहीं, आप सही कह रही हैं कि सब पता है, दिल, आपकी जो डाइट है उसका नाम है दिल ना मारो डाइट। नहीं, बिल्कुल कम करें ना, आप घर में कम करें। मतलब जिस चीज को, जो चीज आपके सामने हो, जो आपको अच्छी लगे खा लो, लेकिन जस्ट कंट्रोल योर पोर्शंस। बिल्कुल सही है। और मेरा वजन गया जब मैंने अपने जहन से स्ट्रेस निकाल दिया ना हर चीज का। फिर मैं गई, क्योंकि मैंने खुद कहा कि नहीं, मिठाई अभी नहीं खाएंगे यार, किसी और दिन खा लेंगे, वेरी ये कोक नहीं पियेंगे। खुद अपने आप को समझाया ना। देखिए, मैं आपकी डाइट कैसे फॉलो कर सकती हूँ नादिया, मैं आप तो नहीं हूँ ना, मैं कोई एंकर पर्सन, मैं तो खुद भी मैं नहीं हूँ, तो मैं कैसे हो सकती हूँ? मुझे कैमरे के सामने मैं तो आजकल खुद भी मैं नहीं हूँ। मैं डॉक्टर साहब, पता आपको? नहीं, लेंस के सामने, मुझे लेंस के सामने थोड़ी आना है, मुझे लेंस के पीछे रहना है। तो मुझे इतनी जरूरत लेंस से मुझे याद है, फेरा ने मुझे लेंस भेजनी थी अपनी, कितनी प्यारी लेंस पहनी हुई थी उस दिन उसने। हाँ, मैंने कहा मुझे भी भेजो। ये बस मैं अच्छा बताती हैं, बहुत जबरदस्त शेफ, मगर उनसे मैं ये कहूँगी कुछ ऐसी टिप्स बताएं, जैसे कि रोटी, हम लोग डरते हैं रोटी से भी, रोटी भी खानी चाहिए, कोई डरने की बात नहीं है भाई, सब खाएं। नहीं नहीं नहीं, क्यूट है। रोटी के बारे में बताएं, मैंने कहा शायद पकाने का बताएं। कोई डरने की बात नहीं है। डाइट में आप कितनी साइज की रोटी ले सकते हैं, कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं ना कि हम कितनी बड़ी रोटी खाएं। देखिए, ऑनलाइन जब आप देखते हैं तो रोटी में आता है 60 कैलोरी, बस 2 खा लें, लेकिन वो सब गलत है। वो सब एग्जैक्टली आप उसके कार्ब्स तो ऐसे, आप सोचिए 4-5 रोटियां आप खा लें, आप फिर भी 500 कैलोरीज फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों लगती है रोटी ठाक नादिया? सबसे ज़्यादा जो मेन कार्ब्स एक तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी बहुत होते हैं, और प्लस कार्ब्स ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को फुलाते हैं। तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप डाइट पे हैं या अपने पोर्शन कंट्रोल करना चाह रही हैं, तो एक नॉर्मल डिनर प्लेट की जो सेंटर वाली राउंड होता है, या एक सीढ़ी के साइज़ की रोटी आप वो ले सकते हैं। आप सफ़ेद आटा जो होता है लाइक वो यूज़ करने के बजाय आप प्लेन चक्की का प्योर आटा इस्तेमाल करें, उसमें आप थोड़ा सा जौ शामिल करवा लें। चक्की से पिसवाते हैं आप, तो अपनी मर्जी से भी आप उसमें जौ ऐड करवा सकते हैं। प्लस आप प्योर चक्की का आटा इस्तेमाल करें, वो आपकी हेल्थ के, जिसे हम होल व्हीट कहते हैं आजकल के, होल व्हीट ब्रेड आप यूज़ करें, आप होल व्हीट चपाती आप यूज़ करें। और ये चीज़ें जो आप घर लेके आए आप यूज़ करें। जैसे मुझे उस दिन शेफ जुबैर ने वो आटा दिया स्पेशल वाला, वो मेरे घर आ गया, लेकिन यूनुस भाई ने उसको हाथ भी नहीं लगाया, रोटी फिर भी दूसरे आटे की बन रही है। ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कुछ भी नहीं, उनके साथ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आप कह सकते हैं भाई प्लीज स्टॉप इट। तो ये वाली बात है। और गजरेला के बारे में क्या ख्याल है? गजरेला इज ऑसम, और इसके ऊपर जो आपने पिस्ता का टच दिया ना, इट्स सो नाइस, आई रियली लाइक इट। थैंक यू। और ये ठंडा होकर ज़्यादा मज़े का लगता है, मुझे तो गरम अच्छा लग रहा है। नहीं, डिपेंड करता है, जैसे अब हर किसी की पसंद है, लेकिन गरम सर्व किया जाता है, गरम गरम अच्छा लगता है ना। हमें प्रोफेसर मोइज़ ने भी ज्वाइन कर दिया वहाँ, अभी उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया, कुर्सी पे आ चुके हैं, वहाँ बैठ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बड़ा अरसा हुआ, आप तो बदल गए, अरे आप और भी अच्छे हो गए। तो हाँ, वो मैंने एक रज़ाई वाला वाक़या सुनाना था शेफ वर्दा, फिर डॉक्टर साहब के सामने ऐसे फ्री नहीं हो सकती मैं घर गई तो अभी अब्बा ने कहा बेटा नई रज़ाइयाँ बनाई हैं, बहुत ज़बरदस्त, मुझे सर्दी लगे तो जी ज़बरदस्त रज़ाई मेरे ऊपर दे दी गई। अब दे दी, उसके बाद मैं सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे करवट लेनी थी, अब मैंने कहा मैं हिलूँ कैसे? वो इतनी हैवी रज़ाई थी कि उसमें आप करवट लेना, उठना, बल्कि नहीं उठना था, उठ ही नहीं सके। अच्छा, हाँ, सुबह तक मैंने वेट किया कि कोई आए तो मुझे उठाए। इतनी हैवी रज़ाई, अब मैं आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं आपको वो रज़ाई दूंगी नहीं, वो उसमें आप हिल नहीं सकते। मैंने कहा भाई कैसी रज़ाई आपने बनवाई है कि बंदा मतलब इसमें कोई या तो कोई बटन हो ना कि खुद से उठे करके खुद आ जाए। इतनी भारी रज़ाई थी, मैंने कहा मुझे फेल हो गई रज़ाई। कहा बेटा वो तो ठीक है, सर्दी तो नहीं लगी? मैंने कहा हाँ बस सर्दी नहीं लगी, लेकिन मैं उठ भी नहीं सकी फंस गई उस रज़ाई में, क्या फ़ायदा। तो बस ये ऐसे मैंने कहा रज़ाई की बात आई। थैंक यू सो मच शेफ वर्दा, यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी ने जो गजरेला की रेसिपी थी अमेजिंग थी, और आपकी शर्ट जो आपने मुझसे पहले ख़रीद ली
ये मैं आपको गिफ्ट कर देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, नहीं, आप आप ले पे जितनी सूट कर रही है शायद मुझ पे इतनी अच्छी ना लगे। अरे नादिया, आपके क्या आपके ऊपर तो हर चीज़ सूट करती है। कैसी हम बात दोस्त कर दी हैं, आपने। हम दोस्त हैं, हम सब चीज़ें जो है ना ऐसे शेयर करते हैं बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। ब्रेक के बाद प्रोफेसर साहब, डॉक्टर मोहित से बात करेंगे, बड़े अरसे बाद आएंगे, बाकी बातें पूछेंगे बाद में। पहले तो ये पूछेंगे आप थे कहाँ इतने दिन से, क्या ख्याल है आपका? तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ आज मॉर्निंग एट होम पे डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, बस ऑल इन वन। अब कुछ टॉपिक्स जो मेरे शो पे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उस पर बात की जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी स्ट्रेंथ्स हमारी अब वीक होती जा रही हैं, हमारी फाउंडेशंस जो नोन थी पूरी दुनिया में, अब वो सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, डर लगता है कोलैप्स ना हो जाए। उसमें फैमिली यूनिट, सबसे पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम गया, उसके बाद कपल्स अलग हो गए, वेरी नाइस, ठीक है। अब जब अलग हुए हैं तो वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब वो जो दो लोग अपनी फैमिली के साथ रहते थे कपल, अब वो भी टूटने लगे हैं, तो वो सिंगल फैमिली यूनिट भी ख़त्म हो रहा है। तो बच क्या जाएगा, क्या बच जाएगा, इससे मुझे डर लगता है। आए दिन हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, उसके घर में लड़ाई हो गई, वो नाराज़ हैं, सेपरेशन हो रही है, डिवोर्स हो रही है। तो इन चीज़ों पे इस वक्त मुझे लगता है मॉर्निंग शोज़ में सबसे ज़्यादा कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, इन चीज़ों से हट के सबसे ज़्यादा एटलीस्ट रोज़ हमें एक दफ़ा बच्चों की अपब्रिंगिंग, पेरेंटिंग और मियाँ बीवी में मोहब्बत, सब्र, हमदर्दी, इन पे बात करना इतना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बढ़ के और कुछ नहीं। जब ये ठीक होगा ना, सब ठीक हो जाएगा। ये बात माने, इस बात को समझें, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं तो अपने शो में कोशिश करती हूँ कि ज़रूर पेरेंटिंग और रिलेशनशिप पे बात करें, क्योंकि ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, ये हमारे कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती, और बाद में हम यही फंसते हैं क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं। बच्चों के साथ तो ऐसे ट्रीट करना चाहिए था, बच्चों को तो ऐसे देखना चाहिए था, मियाँ के साथ तो ये हमें सलूक करना चाहिए था, बीवी को तो हमें ऐसे प्यार करना चाहिए था, ऐसे उसका ख्याल रखना चाहिए था। कोई नहीं बताता जब तक कि सब ख़त्म ना हो जाए। तो कोई और नहीं कर रहा, हम करेंगे और हम इस पे बात करेंगे। एक्सपर्ट्स की मुझे इसमें हमेशा दुश्वारी होती है सोचते हुए कि किनको बुलाया जाए, तो मुझे लगता है शायद इसका ताल्लुक माइंड से है। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लें, कंडीशन करें, समझा दें, तो बहुत सारी चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं। सो बी द बॉस ऑफ योर माइंड। हम असल में अपने दिमाग के स्लेव्स हैं। दिमाग हमें बताता है ये करो, लड़ाई करो, वो करो, ऐसे नहीं करना। कुछ लोग दिल के गुलाम हैं। गुलाम ना आपको दिल का होना है ना दिमाग का। यू शुड बी द बॉस। तो टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर लाइफ। आप इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने लगेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगेंगे, अपने हालात, अपने मूड्स, अपने एनवायरनमेंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको नहीं लगता मैं बड़ी हो गई और समझदार हो गई? बहुत अच्छी बात है, हमेशा से समझदार तो थी, वो नटखट भी थी मगर साथ साथ समझदारी भी है। कमाल कॉम्बिनेशन होता है कि इंसान एक तरह शरारती भी हो मगर मैच्योरिटी भी उस लेवल पे हो। आमतौर पर मैच्योर्ड लोगों के बारे में हम ख्याल करते हैं कि बड़े संजीदा, कभी चेहरे पे कोई मुस्कुराहट ना हो, मगर ऐसा होता नहीं है। अगर कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरारती भी होते हैं, आंखों में शरारत हो, मगर आई थिंक सीरियस ही नहीं होते, सीरियस ही बहुत ही नॉन सीरियस होंगे। जी, ज़िंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। शर्त यह है कि इंसान सीखना चाहे। हर ज़िंदगी की तकलीफ़, हर ज़िंदगी के अंदर मुश्किल और मसाइल जो है वो दरअसल एक फीडबैक होता है। आप सीखते हैं, जब गिरते हैं बार बार तो फिर चलना सीखते हैं, उसके बाद चलने के बाद आप दौड़ना सीखते हैं। इसी तरह जब ज़िंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हैं, उसमें जब कोई सिचुएशन आती है जिसको आपको फेस करना है, तो आप उस सिचुएशन को फेस करने में इवेंचुअली आपका तजर्बा बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। आज आपने जो बात की ना, उसमें हवाले से मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा। देखें, ये जो नस्ल हमारी नई नस्ल होगी जो आगे पाकिस्तान को चलाएगी, इसकी अपब्रिंगिंग घर में होती है, बाहर तो नहीं होती। अच्छा, घर में अगर ये मामला तो जिसका आपने जिक्र किया है, माँ बाप में झगड़े, लड़ाइयाँ, एक दूसरे की इज्जत ना करना, एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करना, इवेंचुअली ये पास ऑन होती है इन्फॉर्मेशन बच्चों को। बच्चे का जहन बड़ा कच्चा होता है और वो एब्जॉर्ब करता है इन चीज़ों को। इवेंचुअली ये चीज़ें उनके रवैये बनते हैं, और जब वो बड़े ज़िंदगी में होंगे तो हमेशा
आदमी तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेंगे, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। फिर जब उनकी शादियां होंगी तो जो बिहेवियर उसने अपने वालिद का या वालदा का देखा है जी। वही बिहेवियर अपने स्पाउस के साथ वो करेंगे, बिल्कुल चलता नस्ल दर Chain नस्ल। reaction। तो अब जो हमें जो इम्पोर्टेंस है आज की टॉपिक की, या टॉपिक बार बार उठे, वो ये है कि हमने अगर घर को बचाना है तो घर को बचाने से हम नई नस्ल को बचा सकते हैं, हम उन बच्चों को बचा सकते हैं जिन्होंने आगे जाके इस मुल्क को चलाना है। और अगर हम घर को नहीं बचाएंगे तो फिर वो हमने अपना मुस्तकबिल तबाह कर दिया। और कई दफ़ा एक चीज़ होती है, मुझे याद है सालों पहले मेरे ख्याल में कोई पीटीवी पे ड्रामा था शायद फ़ौज के हवाले से, कि शायद किसी फ़ौजी ने कहा था कि हमने आपके कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, है ना, था कोई ड्रामा। यही चीज़ अगर माँ बाप समझे, घर का जो स्ट्रक्चर है वो समझे कि हमने कल के लिए अपने आप को जब्त करना है, गुस्से को जब्त करना है, बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, अगर ये हम आज कर लेंगे तो कल बेहतर हो जाएगा। मगर ये लोग समझते नहीं हैं। और इसमें जो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ आती है इंसान की, जो उसको गुमराह करती है, गलत रास्ते पे जाती है, वो उसका ईगो होता है, अना। मेन प्रॉब्लम, हमें मेन इशू मियाँ बीवी को लेके उनमें अना कैसे हो अना सकती है? कैसे नहीं होनी इतने चाहिए। करीबी रिश्ते में अना का क्या काम? अना हर जगह होती है, इब्लीस में भी अना थी तभी जन्नत से निकाला गया। तो अना तो होती है, मगर उस अना को आपने कंट्रोल करना होता है। अना अगर ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट है, फॉर एग्जांपल कि मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब है मैं दूसरों को भी इज्जत दूँ। अगर मैं अपने आप को इज्जत देता हूँ तो मैं दूसरों को भी इज्जत दूँ। अना के अंदर आती है मर्जी, खुद गर्जी आती है। तो ये खुद गर्जी इंसान को वो काम कराती है कि जो उसे नहीं करना, घर तबाह हो जाते हैं। तो उसूलन देखें, जब दो लोग डिसाइड करते हैं ना कि हमें ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है, तो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। इसमें ऊंच नीच, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, माली परेशानी, कई चीज़ें होंगी। तो मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ रखते हुए, रहते हुए, उन तमाम चीज़ों से दोनों ने मुकम्मल मुकाबला करना उन प्रॉब्लम्स का। यहाँ आते हैं मसाइल बाहर के, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। माफ़ी चाहता हूँ, एक तो ये जो ड्रामे आजकल चल रहे हैं ना, इसने बहुत बड़ी तबाही की है। मैं आपको अभी बता रहा था, चंद दिनों से मैंने एक पुराना पीटीवी सीरियल था धूप किनारे, क्या बात? मैं वो देख रहा हूँ। मैंने उरूज को भी कल बताया, मैंने कहा उरूज, इस ड्रामे में हीरो हीरोइन दूसरे किरदार के इखलाक देखो, इनके लिबास देखो। वो उस जमाने के वो वाले फोन होते थे, जी, वो ट्रिंग ट्रिंग मैंने कहा कितनी तमीज से बात कर रहे हैं सारे के सारे, डायल वाले। और कोई इसमें वाहियात चीज नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं है। एंड इट्स स्टिल फनी, एंड स्टिल फनी, इट इज स्टिल एंटरटेनिंग, बट इट्स वेरी एब्जॉर्बिंग, बिकॉज वो वक्त याद आ रहा है जब ऐसे घरों में ऐसे इखलाकियात होती थी। आज वो नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक तो सबसे बड़ा, इंसान जो देखता है और बारह देखता है। हमारी मेड है अम्मा, हम उसे अम्मा कहते हैं। तो हम जब रात को खाना खाने बैठे या सुबह नाश्ता करने बैठे और अम्मा नाश्ता लगाती है, तो अम्मा का ड्रामा चल रहा होता है टीवी पे, और फिर वो सारे कमेंट्स देती है कि इसने इससे तलाक ली, वो इसकी बीवी पे नजर रख रहा है, सारी चीजें यही है जी। तो अम्मा से हमें पता चलता है कि आजकल ड्रामों के अंदर मौजू क्या है। मैं मानता हूँ कि जो माशरे में होता है वही ड्रामा दिखाता है, राइटर वही लिखता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम लोगों की सोच बदल कर लें अगर ड्रामों में कोई ऐसी चीज़ें शामिल हो जिससे इंसान जो है एक्सक्यूज मी, वो सेक्रीफाइस करना सीखे, बर्दाश्त करना सीखे, अपनी अना को मारना सीखे? क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। ऐसा नहीं है। कहते हैं कि जी लोग ये ड्रामे देखना चाहते हैं, इसलिए हम ये ड्रामे बनते हैं। हाँ। लोग नहीं देखेंगे तो बंद हो जाएंगे, ये क्या बात है? लोग तो बहुत कुछ देखना चाहते हैं, फिर वो सब भी दिखाएं। हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर याद रखें अगर आप वो दिखाएंगे जो आप दिखाना चाहते हैं तो इवेंचुअली लोग वो देखेंगे जो आप दिखाना चाहते हैं। और गलत इतना है क्योंकि उसका हमारी जो जनरेशन और हमारे घरों पे असर पड़ रहा है। अगर ये बात की जाए, जो ड्रामों में देखते हैं ना, अक्सर हमको लगता है हमारे साथ भी हो रहा है। हाँ, कि अगर वो फना लड़की ऐसे कर रही थी गलत, वाइफ होके, किसी की बीवी होके, किसी की इज्जत होके, तो मैं क्यों ना करूं? एक आपने उसमें एक एक्साइटमेंट और एक इंटरेस्ट पैदा कर, बिल्कुल सही है कि पता नहीं क्या है, चलो लेट्स ट्राई। कितना गलत हो गया, हमें अपने ड्रामों से बताना चाहिए कि ये गलत है, हो ही नहीं सकता, ये सोच ही गलत है। असल में इसमें एक चीज़ है, ये चॉइस दे रहे हैं आपको कि आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि उस आर्टिस्ट ने ड्रामे में ये किया है। यानी ड्रामे के अंदर एक किरदार ने एक चॉइस की, उसने ये काम किया, तो आप भी कर सकते हो। तो आपके जहन में चॉइसेस पैदा होती हैं। जब चॉइसेस पैदा होती है
तो फिर आप उस रास्ते पे चलते हो और जब आपका घर बिल्कुल, तबाह हो और जाता है। ये जैसे जो चीज़ कभी हमने सुनी नहीं ना, बहुत सारी चीज़ें हम सुनते थे कि भाई ऐसे हो जाए, नहीं 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 ऐसे तो नहीं हो सकता, बीवी ऐसे नहीं कर सकती, मियाँ ऐसे कभी हो ही नहीं सकता, अरे वो रिश्ता तो इतना स्पेशल रिश्ता है, कोई कैसे ऐसे कर सकता है। ड्रामे में आप एक्चुअली जब फिजिकली किसी को वो करते हुए देखते हैं कि जी देवर की भाभी के साथ क्या मतलब उनके ख्यालात हैं, मतलब ऑटोमेटिकली जो देखने वाले लोग हैं ना, उस रिश्ते पे से उनके जो है ना एक शर्म खत्म हो जाती है। और आप सोचिए ऐसे लोग देख भी रहे होंगे जो कि वाकई देवर भाभी मियाँ, कितना अनकंफर्टेबल है कि आप टीवी में देख रहे हैं और आपकी वाइफ वो देख रही हैं और आपके भाई भी वो देख रहे हैं, और उसमें तो बता रहे हैं कि भाई देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दिस इज क्रिमिनल, ये इतना गलत है। ऐसे सब्जेक्ट्स पे ड्रामे बनना, देखना और लोग शिकायत नहीं करते, बहुत बहुत गलत है। ये इवेंचुअली इस चीज़ ने हमारे ही फैमिली यूनिट्स को, हमारे रिश्तों को ख़राब करना है। एक तो ये बात आ गई, दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है बाहर के लोगों का हमारे घर के अंदर दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस और नेगेटिव इंटरफेरेंस। आजकल क्या होता है कि जब आप कहते हैं ना किसी भी दोस्त से, यार मेरी बीवी बड़ी तंग कर रही है, या ये कि भी मेरे मियाँ बड़े तंग कर रहे हैं, मुझे बड़ा परेशान किया है, हमारी इस बात पर लड़ाई हुई, अरे छोड़ दो, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इतने आसानी से सामने वाला कह देता है इसको छोड़, डिवोर्स ले लो, सेपरेशन ले लो, देखना कैसे सीधा होगा, घर छोड़ दो, घर छोड़ दो। ऐसे ऐसे मशवरे लोग देते हैं जिसमें सिर्फ आगे तबाही ही तबाही है। बहुत कम लोग हैं जो अब कहते हैं जी सब्र करो, ऐसे भी कर लो, कोई अच्छा हल देना, ऐसे बात कर लो, इनसे बात कर लो। ये बड़ी चीज़ डैमेज करती है। दूसरा जो मैंने देखा है, मुझे मैसेजेस भी कोई आए थे कि एक साहब ने कहा कि जी मेरी वाइफ का मेरा झगड़ा होता है, वो मेरी दोस्तों मेरे कोलीग्स को फ़ोन करते हैं, मेरे दोस्तों को फ़ोन करते हैं, भाई देखिए कल उन्होंने मुझे ऐसे बात की, उन्होंने ऐसे बोला, ये हुआ हमारे दरमियान। अरे एक कोलीग्स के साथ एक रिस्पेक्ट होती है ना मर्द की। आप एज अ वाइफ कैसे किसी के कोलीग या किसी के रिश्तेदार को फॉर ऐसे इंस्टेंस आप फ़ोन कर दें, ये बहुत गलत है। इससे तो आप समझे कि आपने चीज़ें ठीक नहीं होनी, आपने अपने और अपने मियाँ के दरमियान जो रिश्ता है उसके अंदर ऐसी दरार डाल दी है ना कि अब वो ठीक नहीं होगी। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। जब आप अपने घर के बाद अपने मियाँ की, अपनी बीवी की बात किसी रिश्तेदार या किसी वर्कर या कोई कुलीग से डिस्कस करें, इस पे मज़ीद बात करेंगे। आप मुझे आउटस्टाइल विद नादिया पे मैसेज भी कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस या कोई सवाल। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मॉर्निंग एट होम पे डॉक्टर मोइस के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि मियाँ बीवी में क्यों इतने क्लैशेस होते हैं, नाराज़गियाँ हो जाती हैं, रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। एक उसका एस्पेक्ट हमने बात की कि बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस, फजूल की कोई ऐसी बात जिसकी वजह से लोग तैयार आते हैं, मियाँ तैयार आएगा घर। और फिर एक वो भी मैंने बात बताई कि जी वाइफ का या मियाँ का जब टेंशन हो तो दूसरे पार्टनर के रिलेटिव से बात करना, कुलीग्स, कुछ बेगमात होती हैं मियाँ के कुलीग्स से, अफसरों से, उनके सुपीरियर लोगों से फ़ोन पे बात करके बताना कि आपको पता है उन्होंने ये मेरे साथ किया, आपको पता है मेरे साथ ये किया। ये तो बिल्कुल ही किलर बात है। देखिए, एक तो जैसे दीन कहता है ना कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। इसकी वजह ये कि जो भी आपके राज हों एक दूसरे के, वो आपकी हद तक रहने चाहिए, किसी तक पहुँचने नहीं चाहिए। मगर इसके लिए है ना वो तरबियत जो थी कि जिसमें अम्माएँ तरबियत करती थी बेटी की कि बेटा सब्र करना, घर की बात घर में रहना। आज भी समझदार लड़कियां अपने माँ बाप से शादी के बाद अपने माँ बाप से नहीं कहती कि उसके ससुराल में क्या प्रॉब्लम है। ये समझदारी ख़त्म हो गई। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक, लोग बात करेंगे। देखिए, लोगों का नेचर ही होता है, अगर मेरे घर में कोई टेंशन है मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मगर मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन किया, उसके घर में प्रॉब्लम है, अब मैं अपनी एडवाइस देना ज़रूरी समझूंगा, जबकि ना मैं कॉम्पिटेंट हूँ, ना मैं क्वालिफाइड हूँ, ना मेरे पास तजुर्बा है, मगर मुंह से बोलने में कौन से पैसे खर्च होते हैं, तो मैं अपनी तरफ से एडवाइस दूंगा। उस एडवाइस को मेरा वो बंदा जो है वो सुनता भी है, वो ये नहीं सोचता कि एडवाइस देने वाला इस सिचुएशन में नहीं है, वो बाहर से है, उसे नहीं पता मेरे घर के हालात क्या है। एडवाइस लेकर वो बंदा अमल करता है, अमल करके अपने घर को तबाह करता है। तो बराए करम लोग बोलेंगे, लोग चुप नहीं होंगे। अगर कोई बिला वजह का मशवरा आपको देता है तो खाली सुने। अल्लाह ने 2 कान इसलिए दिए, एक से सुने, एक से निकाल दे। फैसला खुद करे, सुने सबकी, डेफिनेटली। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि लोग जो हैं वो जब बातें करते हैं साथ साथ ऐसी चीज़ें एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जो
जिनका ताल्लुक आपकी जिंदगी से नहीं है कि भाई इस तरह कर लो। अच्छा, वो एग्जाम्पल उनकी लाइफ में हाँ, आता है, मेरी आपकी जानने लाइफ में वाले नहीं के है। साथ ऐसा हुआ, हाँ, उनकी तो बेगम का भाई इंटरेस्ट ही कुछ और था, वो तो चली गई छोड़ के। बिल्कुल। अरे, अब आपके दिमाग में उन्होंने एक इंसेप्शन वाली बात, एक आइडिया डाल दिया आइडिया डालते हैं। और आप खत्म। घर में आके लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, समझ भी नहीं आई अच्छा, क्यों? दूसरा, जो भी प्रॉब्लम हो, खवातीन हो या मर्द हो, अपने दोस्तों से, कुलीग से या अपने पार्टनर के कुलीग से ये डिस्कस ना करें, क्योंकि आपका घर का राज आपके घर में रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 दीवारी के अंदर आपके जो भी मसाइल हैं उसी में रहे। अच्छा, आपको पता है मेरे पास अक्सर केसेस आते हैं, ईमेल्स पे बहुत आते हैं। मैं पता है क्या मशवरा देता हूँ? मैं कहता हूँ सबसे पहला स्टेप है अपनी फैमिली के बड़ों को इन्वॉल्व करो, दोनों खानदानों की तरफ से जो बड़े लोग हैं, या वहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म है लड़के के साथ, लड़के के घर वालों से ताल्लुकात ख़राब है, अपने मामू को बुलाओ, अपने खालू को बुलाओ, उनसे डिस्कस करो कि ये मसला है मेरे घर में। सबसे पहले बड़े लोगों से एडवाइस लो, अगर हो सकता है तो। कभी कभी वो भी खराब वो भी खराब होता है। असल में ये उस वक्त एडवाइस देता हूँ जब वो कहते हैं जी अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं तोड़ना चाहता हूँ, मैं सेपरेशन चाहती हूँ। तो भाई सेपरेशन से पहले एक कोशिश करो, बड़ों को इन्वॉल्व करो। देखिए, अगर खुदा न खास्ता सेपरेशन होती है, इनएविटेबल है, फिर भी बड़ों को शामिल ज़रूर करो। कोई ये फैसला ज़िंदगी भर का आपका है, सेपरेशन, डिवोर्स, तो बड़ों को शामिल ज़रूर करो। अच्छा, बड़े बाज़ दफ़ा अपने तजर्बे के हिसाब से डेफिनेटली एडवाइस देते हैं। हो सकता है नीयत भी हो उनकी अच्छी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका मशवरा आपकी सिचुएशन में पूरा बैठता हो, ना बैठता हो। हस्बैंड ड्रिंक करता है। अभी मेरे पास एक केस आया, 16 साल का बच्चा, पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में रहते हैं, चरस पीता है बहुत शदीद, मारिवाना और ये करता है। माँ परेशान है। अब वो बच्चा ना किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, ना किसी और डॉक्टर के पास, किसी के पास नहीं जाता। स्कूल छोड़ दिए उसने, पढ़ना बाहर है। अब वो 16 साल के बच्चे को आप कैसे ड्रग ट्रीट करेंगे जब वो नशे का आदी हो गया? रिहेबिलिटेशन में डालते हैं आप, पहले इलाज हो सकता है डेफिनेटली, मगर जब वो बच्चा ही तैयार ना हो तो माँ बाप क्या कर सकते हैं? बाहर मुल्क में जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो पुलिस को बुला लेगा। ऐसी सिचुएशंस ऐसी आती है बाज़ दफ़ा कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कि कोई ऐसा तरीका। तो मैंने उसकी वालिदा से कहा, मैंने कहा जी उस बच्चे से कहें मुझसे बात तो करें, ये ना कहे मैं थेरेपिस्ट हूँ, खाली गपशप करे मेरे साथ। हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता मैं कोई ऐसा ताल्लुक बनाऊं उसके साथ कि फिर वो मेरी बात माने और किसी सिमत में उसको ताल्लुक बना। हाँ, ताल्लुक बना, अभी शुरू किया। यस, शुरू हो रहा। ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब। कमिंग बैक टू आवर वही टॉपिक। अच्छा, इसमें किसने मैसेज करके पूछा कि जी ये पार्टनर के बिहेवियर को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। बहुत दफ़ा ये मसला हो जाता है कि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपका कोई ख्वाबों का शहज़ादा, और एक तो चलो अपेरेंस वाइज, एक नेचर भी आपकी मर्ज़ी से चले, और हर कोई डिफरेंट होता है। तो क्लैश वहाँ भी आता है जब आप अपने पार्टनर के मिजाज को एक्सेप्ट नहीं करते और ख़ुद अपने मिजाज में चेंजेस नहीं लाते उस वजह से। इसमें अब ये क्या कि मैं क्यों करूँ, वो करे, वो क्यों करें, वो उसी को करना चाहिए, मैं क्यों करूँ। इस चक्कर में तुम मैं ज़िंदगी गुजर जाती है और बहुत बुरी गुजरती है। ये तो आपकी मसला चॉइस। ही बिहेवियर का होता है। इंसान बिहेव करता है, उसके पीछे कुछ रवैया होता है, रवैये के पीछे कुछ बिलीफ होता है, बिलीफ के पीछे कुछ मशवरा होता है। तो जिस तरह आपकी तरबियत की गई है उसी तरह आपके एटीट्यूड्स बनते हैं, और जब एटीट्यूड्स किसी सिचुएशन में आप आते हैं तो आप एक ख़ास तरीके से बर्ताव करते हैं, बिहेव करते हैं। तो सारा मसला यही है कि दूसरे के बिहेवियर को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, आप एक्सेप्ट कैसे करेंगे? अगर नादिया इजाज़त दे तो मैं एक टेक्निक बता दूं, लोगों को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, हम अक्सर ये चीज़ सिखाते हैं। मिसाल के तौर पर आपका पार्टनर जो है, वो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है, वो बदतमीज़ी से बात करता है, या ऊंची आवाज़ में बात करती है, या वो कोई बात नहीं बताती, कोई भी सिनेरियो हो आपका, तो आपने आंखें बंद करके लास्ट टाइम, पिछली मर्तबा ये सिचुएशन कब हुई जब उसने ख़ास बिहेवियर किया और आपको तकलीफ़ पहुँची। ठीक है, आपकी मेमोरी में तो है ना, ब्रेन में तमाम चीज़ें होती है। आपने तसव्वुर करना है, उस सीन को वापस प्ले करना है जैसे हुआ था, क्योंकि हम याद रखें, हम जिंदगी भर माजी की चीज़ें प्ले करते रहते हैं और रोते रहते हैं। तो प्ले करें सीन, जैसे एक स्क्रीन के ऊपर सीन आ रहा है, उसके बाद आपने उसको पॉज कर दिया। आजकल पॉज के बटन सबको पता है, रिमोट में पॉज होता है, कंप्यूटर में पॉज होता है, आपने पॉज कर दिया। अब पॉज करने के बाद आप उस कैरेक्टर को, आपका हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो जिससे प्रॉब्लम है आपको, उसकी जगह कोई अपना मनपसंद कैरेक्टर डालें। फॉर एग्जांपल, अपनी अम्मा को डाल दें, अपने अब्बू को डाल दें, अपने कोई बचपन की सहेली को डाल दें, बचपन के किसी दोस्त को डाल दें।
या कुछ ना मिले तो आपका फेवरेट एक्टर उसको डाल दे, एक्ट्रेस को डाल दे। अच्छा डाल दिया, अब आपने सीन वापस चलाया 10 से 15 मरतबा, अब वही काम वो आपका फेवरेट एक्टर कर रहा है, आपकी अम्मा कर रही है, आपके अब्बू कर रहे हैं, मगर यहाँ चूंकि बंदा चेंज हो गया तो अब आपके लिए उस रवैये को एक्सेप्ट करने के लिए आसानी होगी, उस बिहेवियर को आप एक्सेप्ट करेंगे। क्यों कि जहन में जो नुमाइंदगी थी उस शख्स की वो तब्दील हो गई आपकी। हमारा मसला ये होता है कि हम एक शख्स के कैरेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें जज कर लेते हैं। ये शादी के चंद महीनों में शुरू हो जाता है। हमने पूरी एक शख्सियत बना ली, उसमें अच्छे पहलू बुरे पहलू। जब वो बुरा पहलू सामने आता है या कमज़ोर पहलू सामने वाले शख्स से शख्सियत का आता है, आप उसको कबूल करना, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। याद रहे इंसान के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, उसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, कहाँ उसमें ताकत है कहाँ उसमें कमज़ोरी है। अगर किसी शख्स को आप ज़िंदगी भर के लिए अपना जीवन साथी बनाते हैं तो बराए करम उसको होल टोटलिटी में एक्सेप्ट करें। कोई फरिश्ता नहीं है कि गलती नहीं करेगा, गलती होगी, आपसे भी होती होगी, मगर आपको आपकी गलती कभी याद नहीं आती जब तक कोई याद ना दिलाए, दूसरे की नज़र आ जाती है। इसका मतलब है हम कोर पे आते हैं। हमें घरों में ये नहीं सिखाया गया कि हम जज ना करें लोगों को। वी आर जजमेंटल पीपल। हम हर चीज, किसी की ड्राइंग रूम में जाएंगे, किसी ने दावत पे बुलाया, ड्राइंग रूम में गए, अब देखा यार ये फर्नीचर इस चीज के साथ मैच नहीं कर रहा, पर्दे बिल्कुल, अब हमने एक ड्राइंग रूम को जज करना शुरू कर दिया। तो जब हम चीजों को जज करते तो इंसानों को कितना जज करते होंगे नादिया। और यही रिश्तों में सबसे बड़ी मसला आता है जब हम रिश्तों को जज करते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की, कमाल बात की आपने। और एक मैसेज आया साइमा का कि जो आपकी अर्लियर बात हो रही थी, प्लीज़ अगर रिश्तेदारों को या किसी को इन्वॉल्व करें तो वो लोगों जिनको इशू पता हो, ऐसे नहीं कि जिनको ना आपको जानते हैं ना आपको समझते हैं ना आपको उनको पता आपके घर में क्या हो रहा है। आप रैंडम नए नए लोगों को लाके अपने घर का जो है ना पटारा ना खोलें, अपना पेंडोरा बॉक्स, ये हुआ, इसने ये कहा, उसने वो कहा। इतना एम्बैरेसिंग हो जाता है कि आप उन लोगों को जानते भी नहीं और वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं अपनी इतनी इंटीमेट बातें। और याद रखें जब आप बेहतर आप थेरेपिस्ट को करें। मैं तो कहती हूँ आजकल के जमाने में थेरेपिस्ट क्या करेगा, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, इन लोगों को इन्वॉल्व करें। वो है ना दोनों पार्टी को बुलाता है, दोनों साइड स्टोरी की सुनता है। जब आप अपनी किसी सहेली या दोस्त से डिस्कस करते हो, आप अपनी साइड की स्टोरी बता रहे हो, सही, तो उसे नहीं पता कि दूसरी साइड की स्टोरी क्या है। थेरेपिस्ट या जो प्रोफेशनल होते हैं वो दोनों को बिठाते हैं, दोनों की सुनते हैं और एक थर्ड ऑप्शन निकालते हैं। और थर्ड ऑप्शन घर में भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं यहाँ करके दिखाऊंगा कि थर्ड ऑप्शन कैसे निकाला जाता है। क्या कैसे निकाला? वो मुझे बेसिकली 3 पेपर की चाहिए, 1 2 3 लिखा हो, और हो सकता है आप किसी को बुलाएं, हम उससे यही करवाएं कि जी आपका किसी के साथ तनाज़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप पहले अपनी पोजीशन से उसको अपना मुद्दा बयान करें, फिर आप वो शख्स बन जाएं, बिल्कुल उसी तरह खड़े, उसी तरह बात करें, उसको अपनी बात बयान करें। करते करते एक तीसरा शख्स है, जैसे नादिया आ गई, अब आप नादिया बन जाए। नादिया का ना इससे ताल्लुक है ना उससे ताल्लुक है। अब नादिया बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली दोनों के सुनकर थर्ड ऑप्शन देती है। बिल्कुल, ना वो मेरा भांजा है ना वो मेरी भतीजी है। भतीजी है, खत्म। तो मैं साइड्स जो कि नेचुरल है कि जो रिश्तेदार आएगा वो अपने सगे की ही साइड लेगा, अपनों की साइड लेगा। और या अगर नहीं लेगा तो उस वक्त तो कह देगा हाँ भाई तुम्हारी बेगम सही है, बाद में आके कहेगा नहीं नहीं ये पागल है यार, गुजारा कर लो, कुछ ये कर लो। तो जहन में डाल दिया कि ये एक्चुअली कसूर उसी का ही है, लेकिन ये कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो कभी कभी जिनसे जो मशवरा करते हैं ना हम, वही घर तोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ में सब्र। चक्कर क्या कि गुस्सा जैसे मुंह पे बात है धड़क से मैं लड़ाई कर लूँ, कुछ बोल दूँ, कह दूँ। क्यों नहीं इंसान सोचता कि मेरे इस बात करने से, कहने से बात बढ़ेगी। नादिया, सब्र शुक्र के बगैर नहीं आता। तो कौम को अब बताएं कि शुक्र करे तो सब्र आएगा। सब्र और शुक्र मिले आपस में। बाकायदा आप इसको एक मुहिम शुरू करें, हमारे घरों को बचाएं, हमारी नस्ल को बचाएं। इसको आप कंटिन्यूसली इस तरह के प्रोग्राम करती रहें। शायद आपकी बातें सुनकर, प्रोग्राम करके किसी के जहन में समझ आ जाए कि चलो जी मैंने अपने पार्टनर का बिहेवियर एक्सेप्ट करना है अपने बच्चों के लिए। अच्छा, फारिया पूछ रहे हैं कि किस एज में जो शादियां होती हैं उनमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है? क्या मैच्योर एज की आपको लगता है कि जब शादी लेट 30s में हो या 20s में या मतलब थोड़ा लेट टीन्स में? वो भी आजकल देखा गया है कि जो 19-20 में भी शादी हो रही है, 18-19 में। क्या इसका उम्र से ताल्लुक है? देखिए, जो मेडिकल साइंस ये कहती है, साइकोलॉजिकल साइंस ये कहती है कि मर्द 40 साल की उम्र में मैच्योर्ड होता है, ठीक है, और लड़की 20 से 24 साल की उम्र में मैच्योर्ड होती है। अब सारा डिपेंड करता है। देखिए, इस वक्त आपके सामने एक दुनिया खुली है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया,
ये आपको बहुत ज़्यादा स्टिमुलस देते हैं। तो बच्चों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पैदा हो गई है वक्त से पहले जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हार्मोनल चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ नादिया। जी। तो अगर बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाए तो बहुत सारे गलत काम करने से बच्चे बच सकते हैं। ठीक है। और ये चीज़ बड़ी बच्चे 10 साल 15 साल बाद कहेंगे कि जी टू मच हो गया, हम तो बहुत अरसे से रिलेशनशिप में। एक होता है ना कि फिर आपका चेंज भी हो जाता है, वो तो होगा। 10-15 साल के बाद चीजें बदल जाती हैं। आपके पास चॉइसेस बहुत है ना, फिर मगर आपको लगता है क्योंकि क्या आप स्टिल यंग हैं, हाँ पैसा अब आपके पास आ गया है, हाँ चॉइसेस बहुत चॉइसेस हैं। बहुत है। सडनली आपको नजर आता है यार ये तो बहुत बेहतर ऑप्शन है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्पटेशन। आई थिंक देयर इज फिर ऊपर से दोस्त भी है, वो भी कर रहा है, वो भी आपको लेके आ रहा है, चले भी इस दावत में चलते हैं, इस पार्टी में चलते हैं, यार क्या है, बात कर लो, फोन कर लो। और अब आपके 15 बात क्या है कि जो मैच्योर थोड़ा ज्यादा बड़ा आदमी उसको होता है कि यार मतलब आई डोंट नो क्या उसकी क्या सोच असल में है हम वो। किसी और एक चीज कितना पे मुश्किल है वैसे मुश्किल वाकई। है। अगर मैं 40s वाले की साइड लूंगी तो मुझे लगता है कि नहीं उनको भी कुछ फिर होता है। हाँ ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि शादी किस एज में हो तो चलती है, माशरा कितना दिमाग जो है वो डेवलप्ड हो तो आप उसको बेहतर तौर पे निभा पाएंगे। नहीं। अब तो जिस किस्म की इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है बच्चों के पास, इनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ हो रही है। आज से पहले आप स्कूल जाके पढ़ते थे, आज आप पूरे सोशल मीडिया पे दुनिया जा की चीज़ आपके पास, हर इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रही है बच्चों का। अच्छा, एक चीज़ होती है प्री मैच्योरिटी कहते हैं कि वक्त से पहले मैच्योर्ड हो जाना, यानी आपका जहन मैच्योर्ड हो गया, फिजिकली आप मैच्योर्ड नहीं हुए। एक ख़ास एज के बाद आप फिजिकली मैच्योर्ड होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला आ गया बच्चों में कि मेंटली बहुत मैच्योर्ड हो गए, फिजिकली मैच्योर्ड नहीं हुए। फायजा कह रही हैं कि मेरी बेटी बहुत छोटी है, 18 साल की, और जो रिश्ता आया है वो लड़का 19 का है, लेकिन अभी तक उसने अपना ज़ाहिर बात है प्रोफेशनल करियर शुरू नहीं किया। क्या ऐसे में बच्चों से शादियाँ ये भी वैसे मैंने डिस्कस करना है अपने शो पे कि क्या हम बच्चों की शादियाँ तब कर दें जब वो भी कुछ बने ना हो? क्या ये ठीक है कि भाई बाद में बन जाएंगे, पढ़ लेंगे, संभाल लेंगे जिम्मेदारियाँ, या ये कि जब वो प्रोफेशनली सेटल्ड हों तो? क्योंकि थोड़ा सा ये भी अब लोग इस तरफ भी आ रहे हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि बेटियों को पहले इस काबिल करें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, क्योंकि उन्होंने बच्चों की तरबियत करनी है। अगर माँ में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो बच्चों में कैसे कॉन्फिडेंस देगी? तो मैं तो हमेशा कहता हूँ जिनके घर बेटियाँ हैं इनको आप तालीम दें, तालीम के बाद उनको कहें 6-8 महीने कोई काम करें, एक्सपोजर मिले, लोगों से बातचीत करे, उसके बाद आप उनकी शादी करें। लड़की की उम्र बहुत कम है, 19 ईयर्स इज़ नॉट द एज द बॉय शुड गेट मैरिड। उसको ज़िंदगी में सेटल होने दें और सेटल होने के बाद उसकी शादी कर दें। अभी इंगेजमेंट कर दें, कहना 5 साल बाद शादी करेंगे, खत्म। क्या बात है, जब कुछ बनोगे, सब कुछ बनो। वरना वो ड्राइव ही खत्म हो जाएगी कि फिर मैं कुछ बनूं क्यों, है ना? तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें बात करेंगे। लेकिन अभी ब्रेक के बाद डॉक्टर ज़ारा शाह हमें ज्वाइन करेंगे और हम उनसे बात करेंगे लेटेस्ट इन एस्थेटिक्स जो है ट्रीटमेंट्स और आपकी जो मशीन्स हैं जो कि सेफ़ हों फॉर एस्थेटिक प्रोसीजर्स। तो वो लेटेस्ट, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ आ रहा होता है। पुरानी जो मशीन्स हैं ऑब्सोलीट हो जाती हैं, इतने महंगे खर्चे होते हैं, लाखों की मशीनें आती हैं, लेकिन उससे कोई ना कोई बेहतर टेक्नोलॉजी, दुनिया भर के बड़े मुल्क जो हैं इस पर काम कर रहे हैं और बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर मशीन्स निकाल रहे होते हैं। तो एस्थेटिशियंस के लिए तो भाई बड़ी मुश्किल है। तो लेटेस्ट अभी मार्केट में क्या है, कौन से प्रोसीजर्स आप करवा सकते हैं फॉर बेटर स्किन एंड बेटर लुक्स एंड बेटर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट टाइम वो आपकी पेपर वाली टेक्निक है, मैं बिल्कुल यहाँ करेंगे। तो कीप द पेपर रेडी। आई विल सी यू आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बड़ी मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट ज़ारा शाह हमारे शो में आज आएंगे। मुझे बड़ा शौक था इनसे मिलने का, आज ये है सामने, तो इनसे बड़ी गपशप चलेगी। और ख़ासतौर पे डर्मेटोलॉजिस्ट जब एस्थेटिक्स में आ जाते हैं और उसमें काम करते हैं तो एक सेफ्टी हो जाती है। मैं आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर मैं कोई एस्थेटिक प्रोसीजर कराऊँ या तो कोई बहुत ही एक्सपीरियंस एस्थेटिशियन हो, आलिया फ़ारूक जैसे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत उन्होंने पढ़ा है, या फिर मुझे होता है कि जी रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट हो, तो पता है कि यार सेफ्टी होगी, ख्याल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नादिया आप? तो मैंने बात सही की कि डर्मेटोलॉजिस्ट अगर एस्थेटिक्स में आए तो सेफ हो जाता है? बिल्कुल सेफ हो जाता है, एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए उसको पता होता है द बेसिक थिंग इज़ एनाटमी। अगर एनाटमी पता होगी तभी आप सारे प्रोसीजर्स बहुत अच्छे और
फाइन हैंड से कर सकते हैं। देखिए वैसे तो टेक्नीशियन सब काम कर रहे होते हैं, बट द डिफरेंस इज़ उन लोगों को एनाटमी नहीं पता होती, तो वो कोई भी ब्लंडर कर सकते हैं। जब आपको एनाटमी पता होगी, आप बड़े फाइन तरीके से एनाटमी को दिमाग में रखते हुए सारे प्रोसीजर्स करेंगे। आपने ऐसे कुछ देखे ब्लंडर्स जो कुछ लोगों ने किए हों बिकॉज उनके पास डर्मेटोलॉजी का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन नहीं बहुत थी? ज़्यादा, वी गेट टू नो सो मेनी थिंग्स। बोटॉक्स ख़राब हो जाता है, देखें एंग्री फेस, आपका पूरा जो है ना ड्रूपिंग ऑफ द आईज हो जाती है बोटॉक्स की वजह से। थोड़ा सा इधर से उधर होने में, टच करने में पूरी आई का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। फिलर्स में व्हेन यू डोंट नो वेयर द फेशियल नर्व इज, व्हेन यू डोंट नो वेयर द फेशियल नर्व इज, पूरे जो है ना लिप्स ड्रूप हो जाते हैं आपके। आजकल थ्रेड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, थ्रेड इज़ वेरी कॉमन। तो व्हेन यू डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, कहाँ नर्व्स जा रही हैं, कहाँ छोटी छोटी फेशियल नर्व्स है, पूरा फेस जो है पैरालाइज हो जाता है। अल्लाह माफ़ी, थ्रेड लिफ्ट से? थ्रेड लिफ्ट से, बोटॉक्स से, फिलर से, एंड देन यू नो वी हैव टू फेस द सर्कमस्टेंसेस। तो ये है कि बेसिक आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उसके बाद एस्थेटिक्स में आप हार्ड मैं भी लीजिए से बात की थी पिछले दिनों, तुम डर्मेटोलॉजी पढ़ लो, तो जब हिसाब लगाया इतने सालों की पढ़ाई है भाई, वो तो मुझे लगता है देखिए इट्स नॉट ज़्यादा ही एन इजी मुश्किल है। टास्क। सब लोग समझते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट बन के बैठ गए, इट्स नॉट इजी। बिल्कुल, फर्स्ट मैंने आपको हिसाब लगाया। मेडिसिन करना है, उसके बाद अपने डर्मेटोलॉजी में डिप्लोमा करें, एफसीपीएस करें, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग, कितने 12 साल लग जाते हैं? 12 साल, 10-12 साल लग जाते हैं। फिर बेसिक कोर्सेज, हर तीसरे दिन कोई नई मशीन, कोई नई कोर्स होता है, उसके लिए आपको कोर्स करने पड़ते हैं। वेरी नाइस। तो आपने कौन कौन से कोर्सेज किए ज़रा? देखिए मैंने फर्स्ट तो अपना MBBS किया, देन आई डिड माई D-Derm फ्रॉम कार्डिफ, UK से। मैंने अपना लंदन से ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया कार्डिफ से लंदन में। वहाँ मैंने अपनी प्रैक्टिस की, बहुत सारे मोर देन 100 केसेस किए। फिर जो है दे गिव मी द सर्टिफिकेशन कि मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर सकती हूँ। देन आई डिड वन मोर डिप्लोमा इन पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि पिगमेंटेशन कितनी कॉमन है। ऐसी वैसी, और जिसकी नहीं है उसकी कभी ना कभी होगी। होगी, इंतजार में रहो मतलब बस। देखिए ना, नॉट ये टुडे बट टुमारो फॉर श्योर। टुमारो फॉर श्योर। एंड एज वी आर लेडीज, देखिए प्रेगनेंसी में मुलाजमा ज़रूर होता है। आई हैव अ 3 months ओल्ड डॉटर, अभी रिसेंटली, तो प्रेगनेंसी में मुलाजमा होता है। उस पर अगर आप उल्टी सीधी क्रीम्स और ब्लीच लगा ले तो वो हमेशा रह जाता है। अदरवाइज़ अगर आप कुछ ना करें, जस्ट सिंपल बेसिक स्किन रूटीन लगाएं, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो देन आई डिड माई स्पेशलाइजेशन इन पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी और पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स। देन लेटर ऑन कितने कोर्सेज, आज थ्रेड का कोर्स है, आज बोटॉक्स का कोर्स है, आज फिलर्स का कोर्स है। जो नई मशीन आएगी उसकी आपको ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि आप बेसिक ट्रेनिंग लेंगे तभी आप उस मशीन को हैंडल कर सकते हैं। वरना आपने केसेस तो देखे होंगे, मशीन से जला दिया, जी जी जी, जल गया, पीको लेज़र से जल गया। पीको लेज़र क्या है? पीको लेज़र मुलाजमा के लिए, अगर उसकी सिटिंग्स होती हैं, अगर आपने उसका देखें कोई भी टैटू रिमूव करें, कुछ भी करें, उसकी सिटिंग्स होती हैं। यू हैव टू सी कि उसकी डेप्थ कितनी है, कितनी फ्रिक्वेंसी पे आपने किस तरह करना है। अगर मिसमैनेज किया तो वो जल गई स्किन, फिर आप बैठे रहें। और फिर इन्फेक्शन रेट्स कितने ज़्यादा हैं यहाँ। आजकल लोग सेमी परमानेंट मेकअप कर रहे हैं, मतलब आपके लिप्स पर, और लिप्स पे सेमी परमानेंट मेकअप की क्या है कि पूरा लिप इन्फेक्शन। आई हैव सीन पूरे बड़े बड़े परमानेंट मेकअप क्या हो जाएगा उसमें? सेमी परमानेंट मेकअप इज़ कि आजकल लड़कियों को बड़ा शौक है कि हम हर वक्त जैसे यहाँ टिंटेड चीक्स रहें, लिप्स पिंक पिंक नज़र आए, क्योंकि गंदे ग्लॉसेस की वजह से कितने डार्क, हर बंदे के डार्क लिप्स हो गए। तो वो आप करती हैं प्रोसीजर? वो करते हैं, तो उसमें ये बड़े फाइनली आपको चेक करना होता है। नीडलिंग के थ्रू मेकअप हम लोग डालते हैं, उसकी सिटिंग्स होती हैं। बट ये है कि डिपेंड्स, अगर आपने सही तरह नहीं किया, स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो आपके लिप्स पूरे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तौबा। और ये जो ये पिंकनेस रहती है कितना अर्सा रहती है? डिपेंड्स कि आप कितनी सेटिंग्स करा रहे हैं। 6 months to 1 year, 2 years के लिए वैसे बेसिक होता है। और उसमें फिलर जैसी दर्द है या कम? नहीं, कम दर्द है। इट इज़ विद नैनो नीडल्स। सेकेंड ये है कि हम BB ग्लो करें, जैसे आप लड़कियों को हर रोज़ BB क्रीम लगानी होती है, तो आप नेचुरली BB ग्लो का ट्रीटमेंट कर देते हैं कि वो जो है 6 weeks तक रहता है। आप फेस वॉश करने लगेगा आपने BB क्रीम लगाई हुई है। नहीं, बहुत अच्छा है, दैट गिव्स यू अ वेरी गुड ग्लो। आप किसी शादी में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप रोज़ाना तो नहीं ऐसे कर सकते, नई दुल्हने हैं कि भाई रोज़ाना उठें तो इतना अजीब सा फेस हो, डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हो, पिगमेंटेशन हो, तो आप BB ग्लो के प्रोसीजर करा लें। 6 weeks तक आपका फेस बहुत अच्छा ग्लो करता रहेगा। यू जस्ट हैव 6 months में 6 weeks? 6 weeks। हाँ। इट लास्ट फॉर लाइक 12 weeks, बट वी हैव टू बी ऑनेस्ट। 6 weeks तक भी अगर लास्ट करे, फिर यू टेक 1 more sitting, 3 sittings में बड़ा अच्छा। 6 weeks प्रोसीजर क्या BB ग्लो में आप करते हैं? BB ग्लो में व्हाट इट डज कि वी हैव अ BB ग्लो सोल्यूशन।
उस सोल्यूशन पे डिपेंड कर रहा होता है कितना अच्छा आपने सोल्यूशन लिया है। नॉर्मल सोल्यूशंस भी होते हैं, अच्छा सोल्यूशन लिया हुआ है, आप माइक्रो नीडलिंग के थ्रू उसकी नीडल्स आती हैं, वी पुट द सोल्यूशन इनटू द बेसिक लेयर, सेकेंड लेयर ऑफ स्किन, तो वो रिमेन कर जाती है। इट हैज़ गुड इंग्रेडिएंट्स, तो वो लास्ट कर जाती है। फिर यू वॉश योर फेस विद प्लेन वाटर और आप देखें कि आपका फेस पे हर वक्त खूबसूरत ग्लोइंग चमकदार फेस। दीज डेज ये बहुत कॉमन प्रोसीजर है, बीबी ग्लो विद लिप सेमी परमानेंट मेकअप। तो आप नॉर्मली जैसे अभी आप खूबसूरत लग रही हैं, आप हमेशा ऐसे भी रह सकती हैं। मैं तो कब से खूबसूरत लग रही हूँ माशाल्लाह। मेरा तो अपने बीबी ग्लो चल रहा है, कोई पिछले 2000 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, जी हाँ, तो बहुत सारे मुझे नागिन भी कहते हैं कभी कभी। अरे मैंने तो आना था उस ड्रामे में, क्या हुआ है? अच्छा, तो बड़ा मेरा शौक था, मैंने कहा वो कुछ ऐसा कोई रोल करना है। नहीं लिखा भी था उन्होंने मेरा, फिर पता नहीं क्या हुआ, सीरीज ही बंद हो गई। सोचा था मेरे बारे में और ख़त्म हो गया। कोविड की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें बंद हुई हैं। तो ये अच्छा, ये वैसे कोविड की वजह से आपको लगा कि लोग जो है हेजिटेट कर रहे हैं आने में, बिजनेस बहुत अफेक्ट हुआ होगा उससे ज़्यादा? कोविड की वजह से हेजिटेट तो करें, बट ये जिन्होंने कराना है उन्होंने तो बस आना ही आना है, क्योंकि शादियों का भी सीज़न है। कोविड की वजह से डर्माटोलॉजी के केसेस बहुत बड़े, एक्जिमा बहुत फ्लेयर अप हुआ है, ड्राइनेस सैनिटाइजर्स यूज़ कर करके हार्ट में ड्राइनेस रहने लगी है, बहुत एक्जिमा बच्चों में बड़ों में। उसके बाद एक्ने बहुत फ्लेयर अप हुआ है, हर वक्त आप मास्क पहन के रख रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी की वजह से एक्ने बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हुआ है, लड़कियों की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। अच्छा, फरीना कह रही है कि अगर शादी या किसी इवेंट में के लिए ये बीबी ग्लो करना हो तो कितना अरसा पहले कराएं? कितना अरसा पहले कराएं? देखिए, आप करवा लें, अगर आपको फ़ौरन रिजल्ट चाहिए, जाना है, 1 वीक करा लें, 3 दिन में उसके रिज़ल्ट सेटल होते हैं। 3 दिन डाउन टाइम है, उसके रिज़ल्ट्स वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 3 डेज़ में रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। और अगर पूरा 6 वीक्स टू 12 वीक्स वाला कराना है तो उसकी 3 सिटिंग्स लेनी है। मंथ में 3 सिटिंग्स होंगी 10 डेज़ के गैप से। अच्छा, लेकिन जो पहले ही जो सेशन है उससे फ़ायदा होता है? बिल्कुल फ़ायदा होता है, वो 3 डेज़ पहले करवा लें आप। 3 डेज़ में वो पूरा। अच्छा, कॉस्ट क्या होगी इसके, ज़रा अब आते हैं ना काम की बात पे। काम की बात पे देखिए, इसकी कॉस्ट जो है हमने पैकेजेस रखे हुए हैं। अदरवाइज अगर एक सिटिंग कराएं तो उसकी 15,000 to 20,000 है, बट आई एम इन साउथ सिटी एज वेल एज अब मैंने एक आर्मी का हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, तो उसमें हर जगह फिर प्राइसेस भी वेरी करते हैं। नहीं प्राइसेस नहीं, मतलब जेन्युइन। हाँ, इट्स 10,000 पर सेशन, तो 30,000 का आपका पूरा सेट हो जाएगा 3 सिटिंग्स का। अच्छा, 3 सेटिंग का, वेरी नाइस। एंड देयर इज़ ऑलवेज एन ऑफ ऑन माई बिहाफ। मुझे ये है कि लड़कियां जिनकी शादी होने वाली होती है, हर लड़की को शादी से पहले दिल चाहते हैं कि वो सब कुछ कराए, तो आई हैव सम गुड पैकेजेस एंड आई डू गिव कंसेशन। आ रहे हैं आपके पास। हाँ, तो मैं मैं पूछ रही थी डॉक्टर ज़ारा कि और बताएं कि क्या इसके अलावा बीबी ग्लो का आपने बताया, हाइफू आपको क्या लगता है? हाइफू मैंने बात की थी, ओवररेटेड, अंडररेटेड? हाइफो इज़ फाइन। देखिए 2018 में पहली मशीन मैंने हाइफो की ख़रीदी थी, जो मैं लेकर गई थी हम टीवी पर, बट ये नाउ हाइफो इज़ ओल्ड, बट हाइफो हैज़ गुड रिजल्ट्स। हाइफो ये है कि फेस के लिए भी होता है, जो लोग डरे होते हैं नीडल्स से और बोटॉक्स फिलर से, उनके लिए हाइफो बहुत अच्छा है। हाइफो में ये है कि आपकी फेस की कंटोरिंग, बॉडी की कंटोरिंग होती है, फेशियल मसल्स जो है ना वो आपके बड़े कन्फाइंड होकर नज़र आने लगते हैं। एक ही सिटिंग में आपके 3 मंथ्स तक रिजल्ट्स आते रहते हैं। अगर आपको यहाँ से आपका चबी फेस लग रहा है यहाँ से, तो वी डू हाइफो। उसमें ये कि नेचुरली कोलेजन रीबिल्ड होते हैं, मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, तो आपके बड़े कन्फाइंड अच्छे, जैसे आजकल आई एम फैट तो आई कैन डू माई हाइफो ऑफ माई हैंड्स, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत लोग कहते हैं कि जिसके वो रिजल्ट्स नहीं आते जैसे है। देखिए रिजल्ट्स बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, इट्स नॉट वर्थ द रिजल्ट्स। That's true. It's very expensive, but now I think it's not too expensive. We are doing it for very reasonable cost. मतलब ये स्टार्ट जब हुआ था तो बहुत पीक पर 2 लाख पे जा रही थी, बहुत लाखों पे जाती, बट नाउ वी हैव वेरी इकोनॉमिकल पैकेजेस एंड वेरी इकोनॉमिकल रेट्स के आप आराम से इजीली करा सकते हैं और रिजल्ट्स आते हैं। देखिए अगर आप सिर्फ एक सिटिंग करके पेशेंट को भेज देंगे, दैट वी नो कि उसका कितना फैट है और उसको कितना करना है, तो वी हैव टू बी लॉयल एंड जेन्युइन होना चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा सना ने सवाल पूछा, वो मैं फिर नेक्स्ट टाइम इनसे बात करूंगी कि स्टमक की शेपिंग के लिए तो बात हो, स्टमक की शेपिंग के लिए क्या हो सकता है, आपका बेली फैट, उस पर भी क्या हम वेस्ट को शेप दे सकते हैं? फेस की तो आप शेप की बात, मैं कह रही हूँ स्टमक की शेप, ये देखा था अभी मैंने, सॉरी क्योंकि मैंने फेस की बात करनी थी, बात आप करी थी कि जी वेस्ट की अगर आप शेप देना चाहें तो
वो भी क्या पॉसिबल है, जैसे कि फेस की शेप दी बिल्कुल जाती पॉसिबल है। देखिए अगर स्टमक में बहुत ज़्यादा फैट होगा, वी हैव टू सी द फैट। अगर बहुत ज़्यादा फैट होगा तो हम लाइपोलाइटिक्स लगाते हैं, उसमें फैट को कम करने के लिए वी डू गिव इंजेक्शन शॉट्स, ताकि वो फैट भी सबक्यूटेनियस फैट ख़त्म हो जाए, एंड देन वी डू हाइफो। तो बहुत अमेजिंग, फेस से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मुझे स्टमक पे मिले। क्या बात है, थैंक यू सो मच ज़ारा, You're आपने welcome, दिल खुश you're कर दिया हमारा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। Same here. आप भी सोचिएगा, जो भी हमने आज बातें की ना उसके बारे में सोचा करें, एकदम ऐसे भी ऑफ ना हो जाए, जाके आपके घर में खाने वाने बन रहे होंगे तो जो आज बातें की, जो डिस्कस किया, ज़रूर सोचें और कोशिश करें कि आपके लाइफ में जहाँ भी कमियाँ हैं, जहाँ भी कहीं कोई कसर है, उसमें ये अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तब फिर हम सबका जो है, हमारा स्पेशली मकसद जो है पीटीवी होम पे मॉर्निंग एट होम का मकसद पूरा होता है, टू मेक योर लाइफ बेटर। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग।